नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हमने जो सेशन पूरा लिया है ये यूपी स्पेशल का पूरा ही सेशन है, जिसमें कि लास्ट ईयर जो आरओ एआरओ की परीक्षा में और उसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में जितने भी प्रश्न आए हैं यूपी स्पेशल से खास तौर पे, उन सभी को हमने यहाँ पे कवर अप किया है। ठीक है, तो ये लगभग 150 के आसपास पूरे प्रश्न होंगे जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है आंसर के साथ, मतलब आपके चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सब की सभी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न में है, तो इस वजह से ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और यूपी स्पेशल के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे कम से कम आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कैसे प्रश्न यूपी स्पेशल में आ रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम शुरू करते हैं वन बाय वन सारे प्रश्नों को। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है हमें, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था, पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रश्न है कि प्रयागराज का जो किला था उस पर अंग्रेजों का अधिकार कब स्थापित हुआ था। देखिए, अवध राज्य के बारे में आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, अवध राज्य का उद्भव कब हुआ, इसमें कितने शासक रहे, किस शासक के अंदर कौन सी महत्वपूर्ण जो ऐसे काम हुए वो सारे क्या हुए, और उसके बाद इसका आखिरी शासक कौन था, और जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें कैसे कौन आया और किसने लड़ाई लड़ी, उसके बाद फिर अंग्रेज़ों का कैसे अधिकार हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बारे में आप थोड़ा देख लीजिएगा, हम इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, या ऐसा करते हैं, रुकिए, हम पूरा एक अवध राज्य 2-3 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, पूरा डिस्कस कर लेते हैं तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए, अगर अवध राज्य की बात करें, अवध राज्य की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना होती है कब से, 1722 से लेकर के, और अगर टोटल पूरा हम देखें तो 1856 तक। ठीक है, तो ये पूरा अवध राज्य इन्हीं मतलब 1722 से लेकर 1856 के बीच में पूरा रहा, और इसी के बीच में लगभग 10-11 के आसपास शासक इसके यहाँ पे बैठे। ठीक है, तो उन शासकों में कुछ शासक ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। एक तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है कि अवध राज्य की स्थापना किसने की, तो वो सआदत खान ने की। आप इस फैक्ट को नोट भी कर लीजिएगा और याद भी रखिएगा, या आप जब उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिलेंगी वहाँ पे। इसकी जो उपाधि थी वो थी बुरहान उल मुल्क। ठीक है, ये मुगलों का सूबेदार था और ये शिया था। ठीक है, तो सआदत खान ने अवध राज्य की स्थापना की 1722 में। ठीक है, उसके बाद इसका टाइम पीरियड रहा 1722 से लेकर 39 तक का, और उसके बाद कुछ आए। इसके बाद जो एक नेक्स्ट शासक आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शुजा-उद-दौला। ठीक है, आपने इसका नाम सुना होगा। इसके टाइम में काफ़ी बहुत सारे घटनाक्रम हुए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो टाइम पीरियड था आप देख लीजिए, 1754 से लेकर के 1775 तक का। ठीक है, अब अगर इसमें देखें आप तो 1757 में जब आप चले जाएंगे तो आपको मिलेगा बैटल ऑफ प्लासी। 1761 में आएंगे तो पानीपत का जो थर्ड वार हुआ था वो आपको मिलेगा। 1765 में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, यानी जो इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसके थोड़ा सा पहले 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। उसके बाद फिर 1773 में क्या हुआ, 1773 में हुआ ट्रीटी ऑफ बनारस। तो ये सारे जो फैक्ट हैं इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारा जो काम हुआ ये किसके टाइम पीरियड में हुआ, ये शुजा-उद-दौला के टाइम पीरियड में हुआ। इस वजह से ये बड़ा महत्वपूर्ण है। काफ़ी कुछ उलट फेर होता रहा इन सारी चीज़ों में। ठीक है, आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बैटल ऑफ जो प्लासी था, उसके बाद फिर बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुआ, और उसके बाद फिर इलाहाबाद की ट्रीटी क्यों हुई, ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी होंगी। हम मेनली अब यहाँ पे अवध राज्य की बात कर रहे हैं तो उसी के बारे में इस सेशन को रखें, अदरवाइज फिर बहुत इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद का अगर हम शासक की बात करें तो वो आता है आशफ-उद-दौला। इंपॉर्टेंट है, एक बार प्रश्न पूछा गया है कि इमामबाड़ा की स्थापना कब हुई और किसने की, तो वो आशफ-उद-दौला है। इसका टाइम पीरियड है 1775 से लेकर 1797 तक। इसने राजधानी लखनऊ बनाई। 1775 में ही फैजाबाद की ट्रीटी हुई, यानी फैजाबाद की संधि हुई, और 1784 में इमामबाड़ा बना। ठीक है, इसके बाद फिर एक और शासक था यहाँ का, उसका नाम कोई खास वो नहीं है, वजीर अली नाम है उसका। इसके बाद रहे सआदत अली खां। सआदत अली खां का जो टाइम पीरियड रहा वो 1798 से लेकर 1814 के बीच में। लॉर्ड वेलेस्ली से सहायक संधि की 1801 में। ठीक है, इसके बाद अगर कोई और इम्पोर्टेंट हैं, इसके बाद फिर 2-3 और आते हैं, जैसे नासरुद्दीन मोहम्मद अली है, अमजद अली है। हम इसके लास्ट पे आते हैं जिसका नाम है वाजिद अली शाह। ये आखिरी शासक रहा। इसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने 1856 में ही जेम्स आउटरम की रिपोर्ट को आधार बनाकर क्या हो गया था, कुशासन का आरोप लगाया था, और 1856 में अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। का नाम आप अक्सर
पढ़ाई होगा एग्जामिनेशन में, तो उनका नाम था बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में लखनऊ से एक हिसाब से नेता थी, यहीं से सारे सब कुछ इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो डिटेल थी आपको बतानी थी। आई थिंक अवध राज्य के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, अंग्रेजों पर अधिकार किया था तो वो 1797 में किया था अंग्रेजों ने अधिकार। कहाँ पे? प्रयागराज के जो किले पर। अब ये किसका टाइम पीरियड था आप समझ गए होंगे, ये आसफउद्दौला का टाइम पीरियड है, जो उसने की राजधानी अपनी कहाँ बनाई थी? लखनऊ बनाई थी। इसमें यही सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो कि हमने आपको बता दी। इसके बाद एक करंट का प्रश्न है, ये पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जिस वजह से हमने यहाँ पे प्रश्न को लिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में सरकारी उद्यम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने समझौता किया है। ठीक है, एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की विदेशी निर्भरता को कम करना। इसमें 6 नोड हैं इसके। कौन कौन? अलीगढ़ है, आगरा है, कानपुर है, चित्रकूट है, झांसी है और लखनऊ है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को राज्य की विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलाकर इस परियोजना को निष्पादित करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया। ध्यातव्य है कि सरकार ने तमिलनाडु में एक और रक्षा गलियारा स्थापित किया। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इस वजह से हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जा दिन जन्म भयो का, उसके बाद डैश है, उसके बाद है का धरती धसी अढ़ाई हाथ। ये पूछा गया है कि जो ऐतिहासिक विभूति है ये किस से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से रिलेटेड है? तो ये जो रिलेटेड है ये आल्हा है। ठीक है, ये जो पंक्ति है ये आल्हा से रिलेटेड है। और इस लोकोक्ति के संबंध में उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक विभूति किससे है? आल्हा से है। आल्हा एवं उनके छोटे भाई उदल, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। और वर्तमान में ये जगह कहाँ पे है? तो ये महोबा में है। चंदेल वंश के शासकों की सेना में ये क्या थे? ये सेनापति थे। इनका उल्लेख पृथ्वीराज चौहान से किए गए युद्ध के संदर्भ में कवि जगनिक की कविता, ये याद रखिएगा, आल्हा खंड में मिलता है। ठीक है, तो आल्हा खंड किसने लिखा है? तो वो जगनिक के। पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड को जीतने के लिए 11वीं सदी में चंदेलों की राजधानी महोबा पर आक्रमण किया। उस समय चंदेलों के राजा कौन थे? परमार्दी देव और आल्हा उदल क्या थे? इनके मंत्री थे। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन से आपको ये पूरे प्रश्न का उत्तर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो इसमें सोन है, हिंडन है, गंडक है, शारदा है। तो इसमें से कौन सी नदी नहीं प्रवाहित होती है? तो गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल से होता है, जहाँ इसे क्या कहा जाता है? सालिग्रामी या सालग्रामी, और मैदानी भागों में इसे नारायणी और सप्तगंडकी के नाम से जाना जाता है। यह नदी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिलों तथा बिहार राज्य में सीमा बनाती हुई पटना के पास किस में मिल जाती है? तो वो गंगा नदी में मिल जाती है। और सारी नदियों का डिटेल हम देख लेते हैं। तो सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में प्रवाहित होकर पटना में गंगा में मिल जाती है। हिंडन नदी की बात करें तो सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना में मिल जाती है। शारदा नदी को ही क्या कहा जाता है? काली या महाकाली नदी कहा जाता है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हुई बहराम घाट यानी बाराबंकी के निकट करनाली या घाघरा नदी में मिल जाती है। तो आई होप आपको उत्तर मिल गया होगा। तो ये कौन सी नहीं प्रवाहित होती है? तो वो गंडक नदी नहीं प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन? इसमें जो पहला कथन दिया गया है, तो भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, और दूसरा है भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, और भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आई थिंक इसका आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा तो नहीं है, चावल उत्पादक के मामले में वेस्ट बंगाल है। तो इसका एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो इसमें है उत्तर प्रदेश दूध और गन्ना उत्पादन में भारत में प्रथम है। बाकी चावल के मामले में क्या है? तो वेस्ट बंगाल है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर कुछ स्थान दिए गए हैं और वर्ष दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो किस वर्ष कहाँ कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम डायरेक्टली देख लेते हैं और इसके अध्यक्ष भी देख लेंगे, तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। देखिए, मेरठ में हुआ था 55वां अधिवेशन, ये हुआ था 1946 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। और कानपुर में 41वां अधिवेशन हुआ था 1925 में।
और इसकी अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और इसके बाद लखनऊ का 32वां अधिवेशन था वर्ष 1916 में, और अंबिका चरण मजुमदार जो थे इसके अध्यक्ष थे। और बनारस में 21वां अधिवेशन हुआ था 1905 में, और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसी के बाद फिर 1907 में कांग्रेस का डिवीजन हुआ, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होंगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना व प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई यानी मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी ने की थी। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा, आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और स्थान कहाँ कहाँ पे लगते हैं, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जल विहार का मेला ये बुंदेलखंड में लगता है, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में लगता है, और बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद हरियाणा में लगता है, और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। देखिए, अगर यूपी स्पेशल के लिए आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है तो हमने खैर एक सेशन पूरा लिया है, लगभग 20-22 वीडियो के आसपास है। उसमें हर चैप्टर के, जैसे उत्तर प्रदेश का इतिहास है तो उत्तर प्रदेश के इतिहास से जितने भी प्रश्न लास्ट ईयर पूछेंगे वो सारे हमने लिए हैं, वो एक सेशन में है। उत्तर प्रदेश का भूगोल है, उत्तर प्रदेश में कृषि है, उत्तर प्रदेश में उद्योग है, इस तरह से पूरा एक सेशन ही बना के रखा है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी अगर आप देख लेंगे तो आपको यूपी स्पेशल पे आपकी अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है बलरामपुर कर रहा है, श्रावस्ती कर रहा है, लखीमपुर खीरी कर रहा है, कुशीनगर जो है नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है बलरामपुर, श्रावस्ती तथा लखीमपुर खीरी जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त और कौन कौन से हैं, तो बहराइच है, पीलीभीत है, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज जिले भी नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इस हिसाब से कितने ज़िले हो गए उत्तर प्रदेश के, तो वो 7 ज़िले ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ये फैक्ट याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, तो वो नौचंदी का मेला है, मेरठ में लगता है। ठीक है, और ये प्रतिवर्ष कब लगता है, तो नवरात्र में लगता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों की सहभागिता होती है। यह मेला सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने, आपसी भाईचारे का निर्माण करने में क्या होता है, ये विशेष भूमिका निभाता है। इस मेले की शुरुआत कब की गई थी, तो वो 1672 से मानी जाती है। उल्लेखनीय है कि फूल डोल का मेला राजस्थान के भीलवाड़ा में तथा बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यूपी स्पेशल का, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है, तो कुल जनसंख्या में कितना लोग ऐसा है जो वर्किंग पॉपुलेशन है, तो वो 23.7% ऐसे हैं जो कि वर्किंग पॉपुलेशन यानी जो कार्यबल का प्रतिशत है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, तो 1833 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, और यहाँ एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा, जहाँ गवर्नर जनरल का शासन था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है, तो ट्यूबवेल के मामले में जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। कितनी सिंचाई होती है, 74.9% सिंचाई किससे होती है, नलकूप के द्वारा। नहर के द्वारा 15.2% होती है। कुएं की सिंचाई कितनी, 8.7%। तालाब झील पोखरों से 0.5%। तो ये सारे जो फैक्ट हैं इनको आप नोट कर लीजिएगा, आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, अब ये पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर दिए गए हैं और उनकी वर्तमान अवस्थी दी गई है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सुमेलित क्या क्या है। तो कोल या कोयल अलीगढ़ से रिलेटेड है, महोत्सव नगर मतलब महोबा, और महोदय श्री का मतलब होता है कन्नौज, और जेजाग भुक्ति का मतलब बुंदेलखंड। इन दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, महोत्सव नगर महोबा को कहा जाता है और महोदय श्री कन्नौज को कहा जाता है। आगरा के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह जो कि हुआ था 1780 से लेकर 1781 तक, ठीक है, का नेतृत्व किसने किया था, तो राजा चेत सिंह ने किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1778 में राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपया युद्ध कर के रूप में मांगा था। चेत सिंह द्वारा मांगी गई रकम न देने पर वॉरेन हेस्टिंग्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फलस्वरूप चेत सिंह के सैनिकों ने इस दुर्व्यवहार पर विद्रोह कर दिया गया था।
हेस्टिंगस ने इस विद्रोह को सरलता से दबा दिया तथा चेत सिंह के भतीजे महीप नारायण को राजा बना दिया, जिसने 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार किया। अभी हमने पहले ही प्रश्न में आपको बताया था कि जो ट्रीटी ऑफ बनारस हुई थी 1773 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, आपको ये बताना है जो भीतरगांव का मंदिर है कहाँ पे है, ये कानपुर में है। तो कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भीतरगांव का मंदिर किस जिले में है, तो वो कानपुर में है। तो यहाँ पे सही जो है इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। तो कानपुर में स्थित भीतरगांव का मंदिर का निर्माण गुप्त काल के दौरान 5वीं ईस्वी से लेकर 6ठी ईस्वी सदी तक हुआ था। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। वर्गाकार चबूतरे पर बने इस मंदिर के शिखर पर चैत्याकार मेहराब बने हुए हैं। बाहरी दीवारों में बने ताकों में हिंदू देवी देवताओं लाइक एस गणेश, आदिवारा, दुर्गा देवी की मूर्तियां रखी गई हैं। दीवारों को रामायण, महाभारत और पुराणों के विविध आख्यानों से सजाया गया है। तो यहाँ पे अब आप इसका एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 5वीं 6ठी शताब्दी के बीच हुआ, सही है, और ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है, तो वो निज़ामाबाद से संबंधित है। निज़ामाबाद कहाँ पे, तो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है ये। 2015 में काली मिट्टी के बर्तनों अथवा ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी GI टैग के लिए पंजीकृत किया गया था। ठीक है, और इसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन इसको भी देख लीजिए। तो खुर्जा पॉटरी को हैंडीकैप्ड के रूप में भौगोलिक संकेत प्राप्त है। यह मान्यता 10 वर्ष के लिए निर्धारित होती है, जो GI टैग की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI टैग का विनियम व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू यानी ट्रिप्स पर समझौते के तहत ये किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं, तो हमारे जो ऑप्शन होंगे वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव से चावल के प्राचीनतम यानी साक्ष्य मिले हैं, जो कि 9000 से लेकर 8000 ईस्वी पूर्व है, जो कि वैश्विक रूप से प्राचीनतम है। इससे पहले कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मेहरगढ़ में गेहूं और जौ को प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई, तो वो जनपद में है मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मिर्ज़ापुर में और क्या है, तो विंध्याचल धाम के पवित्र त्रिकोण के काली खो से प्रारंभ की गई है। यह रोपवे परियोजना 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग कितना है 199 मीटर, जबकि दूसरा भाग कितना है 102 मीटर। इसके बाद फिर लोकगीत और गायन का अवसर दिया गया है, तो एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं इसका। देखिए, चैती को गाने का अवसर क्या है, तो मौसमी गीत है, कजरी विवाह एवं मौसमी गीत है, रसिया जो है एक ब्रज का लोकगीत है, और सोहर क्या है एक संस्कार गीत है। इसके बाद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं, तो वो 8 महाजनपद स्थित हैं। याद कर लीजिए, बिल्कुल रट जाइए। ठीक है, कितने में से 16 में से 8 कहाँ पे हैं, तो वो यूपी में है। अब कौन कौन से हैं हम वो सारा देख लेते हैं। पहला काशी है, वर्तमान वाराणसी तथा सीमावर्ती क्षेत्र। कौशल वर्तमान अवध का क्षेत्र जिसको हम फैजाबाद मंडल, और मल जो है वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले। इसके बाद चेदी आधुनिक बुंदेलखंड तथा सीमावर्ती क्षेत्र है। वत्स आधुनिक इलाहाबाद, प्रयागराज तथा बांदा जिला। कुरु का क्षेत्र है मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर का भूभाग। पांचाल जो है वो आधुनिक रुहेलखंड के बरेली और बदायूं तथा फर्रुखाबाद। और सूरसेन जो है कि आधुनिक ब्रज मंडल का क्षेत्र यानी मथुरा का क्षेत्र। तो ये 8 महाजनपद 16 में से उत्तर प्रदेश में, इनके बारे में नाम अच्छी तरह से याद रखिएगा, उनका क्षेत्र भी याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगवाने में सहायता करता है, तो यहाँ पे कौन सा है, तो ये है लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना व वर्तमान इकाइयों के विस्तार एवं विकास के लिए मध्यम व दीर्घ ऋण उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश विकास निगम की स्थापना कब हुई, तो 1 नवंबर 1954 को हुई। कहाँ पे, कानपुर में। प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु योजना चलाई जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ठुमरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये ठुमरी के बारे में डिटेल है, हम ठुमरी के बारे में पूरी डिटेल देख लेते हैं कि क्या है, जिससे कि नेक्स्ट अगर आगे प्रश्न आते हैं तो इससे गलत ना हो। तो ठुमरी उत्तर प्रदेश का क्या है, एक लोक नृत्य है। यह एक सुगम एवं आकर्षण नृत्य है। विंदा दीन ने कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश किया।
तो ये दोनों ही विकल्प सही हैं जो ऊपर दिए गए हैं। ठीक है। इसके बाद नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो वो फैजाबाद में अवस्थित है। ठीक है, तो ये बहू बेगम का मकबरा कहाँ पे है? फैजाबाद में, जिसको आप याद रखिएगा। इसके बाद तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगा, तो वो ग्रेटर नोएडा में स्थापित करेगा। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो किसान समृद्धि आयोग का जो गठन हुआ वो हुआ 2017 में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? ठीक है, तो बुलंदशहर, कुशीनगर, श्रावस्ती, उन्नाव। तो देखिए श्रावस्ती की साक्षरता दर सबसे कम है, अब वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत? अब देखिए अभी आपने ऊपर देखा प्रश्न, उसमें नलकूप के बारे में पूछा गया था, यहाँ नहर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो जो ये क्षेत्र है ये लगभग 30% के आसपास है। यहाँ पे लिखा गया 30.91%। और सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? तो नलकूपों से होती है। ये सारे फैक्ट आप देख चुके हैं। ये सूची दी गई है, आपस में इनको मैच करना है। तो हम जो एक्यूरेट आंसर है हमारा वो देख लेते हैं। पीतल का सामान मुरादाबाद, माचिस बरेली, खेल का सामान मेरठ, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन कौन से हैं? तो इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन कौन से वो सारे हम देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र का, चैती पूर्वांचल क्षेत्र का, ढोला आगरा का, कजरी झूमर ये कहाँ का है? पूर्वांचल का, झूला लुंगरिया होरी फाग ये ब्रज क्षेत्र का है, नकटा संस्कार गीत ये कहाँ का है? ये अवध क्षेत्र का प्रचलित है। तो ये सारे आप मिला देंगे तो आपको ऑप्शन डी जो है करेक्ट मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? तो यहाँ पे नृत्य और क्षेत्र दिए गए हैं, इनको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। चरकुला कहाँ का है? तो वो ब्रज क्षेत्र का है। कर्मा सोनभद्र और मिर्जापुर का है। रास जो है वो ब्रज क्षेत्र का है। जोगनी अवध क्षेत्र का है। नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र का है। कार्तिक बुंदेलखंड का है। राई नृत्य कहाँ का? बुंदेलखंड का। पाई डंदा ये बुंदेलखंड का। और पांडव नृत्य जो है ये उत्तराखंड का है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड अलग होने से यह नृत्य अब कहाँ चला गया? तो ये उत्तराखंड में चला गया। तो पांडव नृत्य उत्तराखंड का है, यूपी का नहीं है अब। इसके बाद व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई। तो किस जनपद में हुई? तो ये वाराणसी में हुई। ठीक है। हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योगों को बाजार के अनुकूल बनाने एवं रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पे? वाराणसी में। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये आंवला में है। आंवला कहाँ पे है? तो ये बरेली जिले में है। यहाँ इफ्को द्वारा स्थापित यूरिया कारखाना है। इफ्को का पूरा नाम देख लीजिए, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड। इसके अन्य प्रमुख संयंत्र कौन कौन से हैं? तो कालोन गुजरात, कांडला गुजरात, फूलपुर उत्तर प्रदेश और पारादीप उड़ीसा में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे सरसों आगरा ठीक है, आलू फर्रुखाबाद में बोया जाता है, मक्का वाराणसी में नहीं बोया जाता है, और तिल जो है ये हमीरपुर में बोया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सरसों और आलू का सर्वाधिक फसल क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जबकि तिल का हमीरपुर यानी बुंदेलखंड में सर्वाधिक क्षेत्र पर उगाया जाता है। मक्का का फसल क्षेत्र कानपुर मंडल में सर्वाधिक है, अतः ऑप्शन सी यहाँ पे एक्यूरेट नहीं है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है? तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो उन्नाव में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? तो वो की गई थी 1995 में। ठीक है। इसके बाद फिर ये आपको सुमेलित करना नहीं, इसमें से पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इन सब मतलब इस टाइप के भी प्रश्नों को एक बार पढ़ लिया करिए, कई बार इस तरह से भी प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो इसमें IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में, IIPR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर में, IVRI यानी इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में, और IGFRI ये कहाँ पे? ये झांसी में, चारा अनुसंधान केंद्र जिसको हम कहते हैं। इसके बाद फिर ये दिया गया है और पूछा गया है कि सुमेलित करना है इसमें से, तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक जो है वो करेक्ट है। तो वो कौन सा सही है हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। पीतल की मूर्तियों का निर्माण कहाँ होता है? मुरादाबाद में। बेंत व छड़ियों के लिए बरेली प्रसिद्ध है।
बरेली प्रसिद्ध है। हालांकि बेद छड़ियाँ वाराणसी में भी बनाए जाते हैं। गोटे का कार्य कहाँ होता है? लखनऊ और वाराणसी दोनों में होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं है। मेला और जनपद दिए गए हैं कि कौन सा मेला कहाँ पे लगता है, आपको सम्मिलित करना है। तो देवी पाटन का मेला कहाँ लगता है? ये तुलसीपुर यानी बलरामपुर में लगता है। कंपिल का मेला फर्रुखाबाद में लगता है। बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है और ददरी का मेला बलिया में लगता है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? तो बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? बुक्सा जनजाति बिजनौर जिले में रहती है। ठीक है। बुक्सा जनजाति की पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तखत कहा जाता है। बिजनौर जिले में बुक्सा जनजातियों को महारा नाम से जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड दोनों राज्य में पाई जाती हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं वो हैं 9। कौन कौन से हम देख लेते हैं। भाभर एवं मैदानी तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र और पूर्वी मैदानी क्षेत्र, उसके बाद फिर विंध्यन क्षेत्र। ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर कितना माना था? 3। तो 3 मेन है, बाकी इसके अंतर्गत कितने आते हैं? 9 आ जाते हैं पूरे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लखनऊ महानगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये लखनऊ के बारे में डिटेल पूछा गया है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। तो लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना नवाब आसफुद्दौला ने वर्ष 1975 में की। हमने आपको पहले ही बताया कि लखनऊ की राजधानी किसने बनवाया था? तो आसफुद्दौला ने बनवाया था। इसका जो टाइम पीरियड था कितना आपको याद होना चाहिए, 1775 से लेकर 1797 तक का। ठीक है। अवध के शासकों ने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाकर इसे समृद्ध किया। कालांतर में ब्रिटिश रेजिडेंट हरकोट बटलर ने भी इसके सुगठित विकास में योगदान दिया और लखनऊ नगर निगम यानी सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुसार महानगर के 55% से अधिक भूमि पर रिहायशी क्षेत्र विस्तृत है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो वो थारू जनजाति है जो कि दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। थारू जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये 5 जिलों में पाई जाती है उत्तर प्रदेश के, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो नॉलेज पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। ठीक है। लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। वाराणसी में क्या है? IVRI और केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? प्रयागराज में। तो ये सारे फैक्ट जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? तो वो कानपुर में स्थित है। ठीक है। इसकी स्थापना 1972 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। ये विकलांग लोगों के लिए कृत्रिम अंग और अन्य सहायक उपकरणों का निर्माण करता है। आल्हा एक प्रसिद्ध संगीत है, किस क्षेत्र का है? तो वो हमने ऊपर ही देखा, वो बुंदेलखंड क्षेत्र का आल्हा एक प्रसिद्ध लोकप्रिय संगीत है। इसके बाद भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? तो वो है 85%। अब मेथा उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, कहाँ कहाँ पे? तो बदायूं है, रामपुर है, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, लखनऊ जिले में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर इसको किया जाता है। इसके तेल का उपयोग सुगंध व औषधि बनाने में किया जाता है। भारत मेथा का संपूर्ण विश्व में 80% उत्पादन करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सुरमा उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो आजमगढ़ यानी निजामाबाद से, कत्था उद्योग बरेली से, वासुरी उद्योग पीलीभीत से, प्लाईवुड उद्योग सीतापुर, सहारनपुर, नजीबाबाद जो कि बिजनौर में है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो हमने पहले भी देखा कई बार, IIVR जिसको कहते हैं, तो ये वाराणसी में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सूची दी गई है, आपको मैच करना है। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। काली मिट्टी के बर्तन निजामाबाद आजमगढ़ में, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा में, पीतल शिल्पकृति मुरादाबाद में और शीशा शिल्पकृति कहाँ पे? फिरोजाबाद में। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो वो आगरा में स्थित है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1974 में। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो हमने पहले भी देखा, गेहूं का है टॉप पर, आलू और गन्ना, इसके तीनों पे टॉप है उत्तर प्रदेश में। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है कहाँ पे? तो वो वाराणसी में अवस्थित है। इस केंद्र की आधारशिला 2014 में रखी गई थी, जिसे 22 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव वित्त मंत्री द्वारा 2014-15 के बजट में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? तो ये मथुरा में अवस्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि है तो कितने हैं? तो वो 8 साल की। देखिए, हर स्टेट की जो लोकायुक्त होते हैं उनकी जो
पद अवधि है वो अलग अलग है। तो उत्तर प्रदेश की आपको पता होनी चाहिए। तो ये 8 वर्ष है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि कितने हैं? 8 वर्ष है। इसका पूर्व में इसका काल कितना था? 6 वर्ष का था, जिसे लोकायुक्त उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2012 में बढ़ाकर 2 वर्ष और बढ़ा दिया गया था, तो वो 8 वर्ष हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कथन और कारण के प्रश्न दिए गए हैं। कन्नौज इत्र का शहर है, आप सभी को पता है, और कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। तो अब ये तो जाहिर सी बात है, ये गलत ही होगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ए सही है, आर गलत है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिए। 2 यहाँ पे दिए गए, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, दूसरा है औद्योगिक अनुमोदन। तो इसमें से आपको बताना कि कौन सा सही है। तो उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के उद्देश्यों के संदर्भ में प्रश्नगत कथन 2 सत्य है, जबकि कथन 1 क्या है? असत्य है, क्योंकि इस विभाग का संबंध औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन से नहीं है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में स्थापित इस विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य में औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करना है। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो ये वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था? तो 8 मई 1929 को बनारस में हुआ था। इनको पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, और इनकी जो मृत्यु हुई वो 24 अक्टूबर 2017 को कहाँ पे हुई? कोलकाता में हुई। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? तो बलिया है। तो बलिया, देखिए जो हमने इससे पहले हमारा जो यूपी स्पेशल का सेशन है उसमें सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू मैप हमने समझा के रखी। इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और मुश्किल से मुझे लगता है आप सारी वीडियो को मिला देंगे तो अब 4 या 5 घंटे होंगे। तो लेकिन 4-5 घंटे में आपके ऐसे कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे परीक्षा में जो छूटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जिला बलिया है, और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। और सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो वो सहारनपुर है। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है। बलिया की पूर्वी सीमा बिहार के 3 जिलों यानी भोजपुर, छपरा और सीवान से घिरी हुई है। तो ये सारे फैक्ट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनको याद कर लीजिए। शहर और विशेषता दी गई है, तो हम यहाँ पे करेक्टली जो एक्सप्लेन है इसको देख लेते हैं। वाराणसी संस्कृति एवं धर्म से, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, झांसी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, और मुरादाबाद जो है वो पीतल उद्योग से रिलेटेड है। कास्ट नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो वो सहारनपुर प्रसिद्ध है, हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन में भी देखा था। कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से प्रसिद्ध सहारनपुर से प्रदेश के काष्ठ नक्काशी उत्पादन का लगभग 90% भाग प्राप्त किया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है, कहाँ पे? तो वो इलाहाबाद में स्थापित है। अब हम पूरा डिटेल देख लेते हैं कि कौन सा केंद्र उस किस स्थान पे स्थापित है। तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है? तो ये प्रयागराज इलाहाबाद में है। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये पटियाला में है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर में। पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता में। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में। दक्षिणी मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर में। और दक्षिणी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे? तो ये तंजावुर में है, सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि भारत का शक्कर का कटोरा अगर यूपी को कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। तो 1, 2, 4 सही है, तीसरा गलत है। क्यों गलत है भाई? उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश में चीनी मिल की संख्या सर्वाधिक नहीं है। कहाँ पे है? तो वो महाराष्ट्र में है। बाकी तीनों ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो वो है चौथा। पहला स्थान राजस्थान का, दूसरा मध्य प्रदेश का, तीसरा महाराष्ट्र का, और चौथा उत्तर प्रदेश का आता है। अकॉर्डिंग टू एरिया यहाँ पे सारा सब कुछ लिखा गया है, आप एक बार देख लीजिए। यूपी का आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो 240,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का एरिया है। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही है, मीर और गालिब। उर्दू के महान शायर गालिब का जन्म आगरा में हुआ 1797 में। उनकी मृत्यु हुई 1869 में दिल्ली में हुई। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो असद उल्ला बेग खां इनका वास्तविक नाम था, जिनका अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वारा दबीर उल मुल्क और नज्म उल दौला का खिताब दिया गया था। निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? तो जाहिर सी बात है ये लखनऊ में अवस्थित है। इसकी स्थापना हुई 8 फरवरी 1962 को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी, याद रखिएगा आप, ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, स्थान और उत्पाद दिए गए, आपको मैच इसमें पूछा गया सुमेलित नहीं है। तो लखीमपुर खीरी जो है ये नक्काशीदार काष्ठ शिल्प से सुमेलित नहीं है।
क्योंकि नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए कौन स्थल प्रसिद्ध है? तो मैनपुरी, सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर, मिर्जापुर है। लखीमपुर खीरी चीनी उत्पादक क्षेत्र है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये सही नहीं। बाकी खुर्जा मृतिका शिल्प, मेरठ खेलकूद के सामान और जलेसर में ढलवी घंटियाँ बनाई जाती हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? तो वो गोवर्धन में किया जाता है। इसके बाद दो सूची दी गई है, जिला और उत्पाद आपस में आपको मैच करने हैं। हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो अलीगढ़ ताला से रिलेटेड है, फिरोजाबाद चूड़ियों से रिलेटेड है, मुरादाबाद में पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं और टांडा क्या है? तो ये विद्युत करघा के उत्पादक हैं। फिर पक्षी विहार और स्थान दिए गए हैं, आपको यहाँ पे ये बताना है कि सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, इलाहाबाद में नहीं। बाकी समस्तपुर रायबरेली में, बखिरा संत कबीर नगर में और संडी हरदोई में है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया? तो ये इलाहाबाद में खोला गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जनपद और खनिज के नाम दिए गए हैं, आपको मैच करने हैं। हम सीधा सीधा इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। सोनभद्र चूने का पत्थर, इलाहाबाद प्रयागराज में ग्लास सैंड, ललितपुर में तांबा, मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, किस ऋषि को समर्पित है? तो वो ऋषि व्यास को समर्पित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आया था, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन की फसल क्या होती है? मुख्यतः उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, कहाँ पे? तो ये कानपुर में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1997 में हुई। निम्नलिखित युगों में से पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गोरखपुर जो है ये खेल कूद का सामान बनाने उद्योग नहीं, ये कहाँ पे होता है? ये मेरठ में है, ठीक है। बाकी नोएडा सॉफ्टवेयर और आईटी के लिए, और सीतापुर प्लाईवुड के लिए, और वाराणसी रेशम उद्योग के लिए है। उद्योग और केंद्र दिए गए हैं, आपस में आपको मैच कर रहे हैं। तो लकड़ी के खिलौने से रिलेटेड है वाराणसी, खेल का सामान मेरठ, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा और दिया सलाई बरेली में। इसके हिसाब से आप इसको मैच कर सकते हैं। जनरथ नाम दिया गया, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा का क्या नाम दिया गया? तो वो जनरथ दिया गया है। वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया, तो उत्तर प्रदेश में जन्म दर भारत की जन्म दर से कम है, बल्कि ये ज़्यादा है। क्या है, हम देख लेते हैं। जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर पैदा होने वाले जीवित बच्चों की संख्या इंगित करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जन्म दर कितनी है? 27, जबकि पूरे भारत की जन्म दर कितनी है? तो वो 21 है। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश का जन्म दर भारत की जन्म दर से क्या होगा? अधिक होगा। तो ऑप्शन ए जो है सही होगा उसमें। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में वर्ष 2015-16 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो वो किसान वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग कहाँ से आता है? तो वो व्यापार कर से आता है, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, कहाँ पे? तो वो ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, कहाँ पे? तो ये लखनऊ में स्थित है। ये सारे प्रश्न आ सकते हैं फिर से। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ये मेरठ में स्थित है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? मोदीपुरम मेरठ में है। तो कई बार हो सकता है मेरठ ना दे के मोदीपुरम दे दे, तो ये भी आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो उन्नत किस्मों के बीज का बढ़ता प्रयोग जो है ये उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे अधिक प्रभावी है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र यानी NCZ, CC, चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? तो वो वाराणसी में करेगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, कहाँ पे? तो वो इलाहाबाद में हुई थी। कब हुई थी? तो 1917 में कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद के नाम से हुई थी, और ये उत्तर प्रदेश की पहली सहकारी दुग्ध समिति है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो नित्यानंद स्वामी नहीं रहे, बाकी गोविंद वल्लभ पंत, TN सिंह और राम नरेश यादव ये तीनों लोग यूपी के CM रहे हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर का किला स्थित है? तो कालिंजर का किला कहाँ पे स्थित है? ये बांदा में स्थित है, ठीक है। कालिंजर का किला आपको नाम याद आ रहा होगा, शेरशाह सा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो वो आगरा है और कानपुर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई, कब हुई? तो वो 1974 में हुई। इसके बाद निम्न राज्यों में से सन 2008 में किसमें उच्चतम मानव विकास सूचकांक था? तो ये उत्तर प्रदेश में मानव विकास सूचकांक था। ये 2008 का प्रश्न है, लेकिन ये है कि
जो SDI है उसको में यूपी का जो एक इंडेक्स है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। वो खैर करंट में आएगा, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे जब हमारे सेशन चलेंगे करंट के ऊपर, तो उसमें सारी चीज़ें कवर होंगी। उत्तर प्रदेश में एक बबर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे, तो वो इटावा में। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सुमेलित कौन कौन से सही हैं। तो भोटिया, गढ़वाल, बुक्सा, बिजनौर, राजी, पिथौरागढ़, थारू जो है ये गोरखपुर से रिलेटेड है। कर्मा लोक नृत्य कहाँ से रिलेटेड है, तो कर्मा जो है ये सोनभद्र से रिलेटेड है। खरवार आदिवासियों द्वारा ये किया जाता है कर्मा लोक नृत्य, इसका क्षेत्र सोनभद्र और मिर्ज़ापुर है। राई नृत्य जो है ये बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यहाँ की महिलाएं इस नृत्य को विशेषतः श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं। तो ये सारे फैक्ट भी आपको याद होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है पूछा जा रहा है, तो हम सारे सुमेलित देख लेते हैं यहाँ पे। तो भोटिया जो है ये गढ़वाल, बुक्सा, बिजनौर, राजी, पिथौरागढ़ और थारू कहाँ से, गोरखपुर से। कर्मा किसका लोक नृत्य है, तो सोनभद्र। कर्मा लोक नृत्य कहाँ का, तो ये सोनभद्र का है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, कहाँ पे, तो वो कौशाम्बी में है, ठीक है। महाजनपद काल में यह वत्स जनपद की क्या थी, राजधानी थी। उदयन वासुदत्ता की दंत कथा यहीं से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो हम देख लेते हैं। राप्ती, गोरखपुर जो राप्ती नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे वाराणसी है, गोमती नदी के किनारे सुल्तानपुर है और सरयू नदी के किनारे अयोध्या है, ठीक है। तो कोसी तो बिहार में है। वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे लखनऊ में जल संस्थान है, नगर निगम है, विकास प्राधिकरण और जिला नगरीय विकास अभिकरण सभी हैं। इसके बाद घटना और स्थान दिए गए हैं, आपको सही सुमेलित करना है। तो हम इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो देख लेते हैं। माघ मेला कहाँ पे लगता है, तो ये प्रयागराज इलाहाबाद में लगता है। झूला मेला वृंदावन में, पशु मेला बटेश्वर में और देवा मेला बाराबंकी में। देखिए ऐसे ही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश के प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है, कहाँ पे, तो वो लखनऊ में स्थापित किया गया है। प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ पे, लखनऊ में। यह उत्तर भारत का एकमात्र कार्यात्मक जैव प्रौद्योगिकी पार्क है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है, तो गंगा एक्सप्रेस वे जो है ये स्टेट गवर्नमेंट यानी यूपी स्टेट गवर्नमेंट की योजना। बाकी मनरेगा है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है और फिर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। लखीमपुर खीरी का जो है ये क्षेत्रफल सर्वाधिक है। कितना है हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ का है, लखीमपुर खीरी का है। कितना है, 7,680 वर्ग किलोमीटर। और सोनभद्र का कितना है, तो 6,788 वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान सीतापुर का 5,743 वर्ग किलोमीटर। जो टॉप 3 हैं कम से कम उनको तो याद ही रखिए। इसके बाद भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है पूछा गया। तो फूलों का नहीं है, बाकी गेहूं का है, गन्ने का है, आलू का है। आपने पहले से इसको प्रश्न को देखा है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है, तो नरौरा में स्थित है। नरौरा कहाँ पे, बुलंदशहर में है। 220 मेगावाट के PHW रिएक्टरों के डिज़ाइन का मानकीकरण किए जाने के बाद इस आधार पर नरौरा उत्तर प्रदेश में 2 रिएक्टर लगाए गए। 1991 में और 1992 में काम करना शुरू कर दिया है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो कर्मा, शीला नृत्य सोनभद्र व मिर्जापुर, कजरी लोकगीत मिर्जापुर में, आल्हा लोकगीत बुंदेलखंड यानी महोबा में और देवा शरीफ धार्मिक स्थल कहाँ पे, तो ये बाराबंकी में है। सूची दी गई उद्योग और केंद्र आपस में आपको मैच कर रहे हैं। लकड़ी के खिलौने कहाँ से रिलेटेड हैं, तो ये वाराणसी लखनऊ से, खेल का सामान मेरठ से, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा से, दिया सलाई उद्योग कहाँ से, बरेली, सहारनपुर, इलाहाबाद और रामपुर से। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है कहाँ पे, तो ये कानपुर में अवस्थित है, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, अभी आपने ऊपर प्रश्न ही देखा तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1887 में हुई। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में की गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो ये उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे है। लेकिन संख्या की बात होगी तो यूपी आएगा। इसके बाद रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ स्थित है, तो वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, रामपुरा, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो लाल मिट्टी मिर्ज़ापुर और झांसी में पाई जाती है।
लाल मृदा दक्षिणी इलाहाबाद, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालुकमय लाल विंध्य चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी होती है तथा लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। इस मृदा में दलहन और तिलहन की खेती होती है। भारत में कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में है? तो ये 19% भाग उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल याद रखिएगा। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, ठीक है। और कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषक का प्रतिशत 41.1% है। और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो वो एग्रीकल्चर है और लगभग 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या है? तो जाहिर सी बात है गन्ना है सबसे ज़्यादा। चिकनी दोमट मिट्टी, 20 से लेकर 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर और 100 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक वर्षा, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पे अवस्थित है? तो इलाहाबाद में अवस्थित है। नाम है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, प्रयागराज। उद्योग और केंद्र दिए गए हैं, तो देख लेते हैं सही सही क्या मैच है। लकड़ी के खिलौने वाराणसी, खेल का सामान मेरठ, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा और दिया सलाई उद्योग बरेली में। इसके बाद हर्बर्ट रिस्ले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है किसका? तो ये आर्यों द्रविड़ियन का निवास क्षेत्र है। किसके अनुसार? तो हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार। इसके बाद नेक्स्ट है कर्मा, एक लोक नृत्य है। तो कर्मा कहाँ का लोक नृत्य है? हम कई बार इसका प्रश्न देख चुके हैं, तो ये सोनभद्र का है, आपको याद हो गया होगा अब तो। इसमें से पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फिर वही गोरखपुर में खेल कूद के सामान नहीं, मेरठ में बनाए जाते हैं, बाकी नोएडा और ये सारी चीज़ें सही है। सूची दी गई है 2, इसको आपस में मैच करना है, तो हम देख लेते हैं। एपेरल पार्क कहाँ पे है? तो वो एपेरल पार्क जो है वो कानपुर में, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में, एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर में, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो उन्नाव में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है कहाँ पे? तो ये कानपुर में अवस्थित है। और 2 सूचियाँ दी गई हैं, आपस में इनको आपको मैच करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है, ठीक है। यानी सोनभद्र चूने का पत्थर, और इलाहाबाद जो है शीशे वाली बालू, ललितपुर जो है वो तांबा, और मिर्ज़ापुर जो है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है कहाँ पे? तो वो आगरा में स्थित है, याद रखिएगा आप। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है तो कौन सी है? तो वो कथक है। और उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? तो वो है कौशाम्बी। और इसके बाद ढोला लोकगीत लोकप्रिय है कहाँ पे? तो आगरा और मेरठ में ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। और इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है, भारत कला भवन वाराणसी में है, और जो चौरसिया नृत्य है ये गोरखपुर से रिलेटेड नहीं है। चौरसिया नृत्य जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। इसके बाद है इसमें सुमेलित नहीं है, फिर पूछा गया है, तो स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में, मॉडर्न बेकरीज कानपुर में, सीमेंट कारखाना बरेली में नहीं है, उर्वरक कारखाना कहाँ पे है? आंवला में है। इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू तथा आम निर्यात के लिए निर्यात जोन की स्थापना की, जिसमें आलू निर्यात के लिए आगरा जोन की स्थापना की। आगरा जोन के तहत आगरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ आदि जिले आते हैं। और आम के लिए निर्यात जोन क्या है? तो लखनऊ है, इसमें उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी तथा सहारनपुर यानी मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर ये सारे जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है? तो वो है कथक। और हाँ, यहाँ और भी चीज़ें देख लीजिए। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु की, ओडिसी उड़ीसा की, और कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में जैन बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध कौन सा तीर्थ है एक साथ है? तो वो है कौशाम्बी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जामिनेशन में। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, तो ये आगरा मेरठ से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए? तो नोएडा और आगरा में। तो इसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, पार्क और जोन दिए गए हैं, आपको इसमें आपस में मैच करना है। तो यहाँ पे अपेरल पार्क कानपुर में, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में, और एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर में, और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में, ठीक है। ऐतिहासिक इमारत और स्थान दिए गए हैं कि कौन कौन से कहाँ पे रिलेटेड हैं। तो 84 गुंबद जालौन में है, और जामा मस्जिद मुरादाबाद में है, बौद्ध स्तूप जो है वो कुशीनगर में है, और कामदगिरी पर्वत ये कहाँ है? ये चित्रकूट में है। इसके बाद पूछा गया है फिर से, ये सुमेलित नहीं है यहाँ पे कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान ये कहाँ पे स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है, मेरठ में अवस्थित नहीं है। बाकी पिकअप लखनऊ में है, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में, और
यूपीएफसी यानी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ पे स्थित है? ये कानपुर में स्थित है। तो ये सारे पूरे प्रश्न थे जो कि 2006 से लेके 2021 तक की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में पूछे गए थे। तो उनको वन बाय वन हम सारे प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस किया, जिससे चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि लास्ट ईयर के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, और अभी जो हमारे पास समय बचा हुआ है उसमें यूपी स्पेशल को लेके हम कौन सी अपनी बेहतर रणनीति बना सकते हैं, जिससे कि जो प्रश्न आए वो हमें लगभग मिल जाए वहाँ पे, जो हम कर सकें सही से। क्योंकि आपने अगर हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि लगभग 20 से लेकर 25 प्रश्न तक के यूपी स्पेशल से विशेष तौर पर पूछे जाते हैं इस एग्जाम में। तो 20 से लेकर 25 प्रश्नों को आपको सही सही हल करने के लिए या कट ऑफ क्लियर करने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो इसके लिए आप, खैर मैं तो आपसे ये कहूँगा कि ये जो लास्ट ईयर के पेपर हैं इनको देखिए। बाकी हमारे चैनल पे 2 या 3 यूपी स्पेशल के खास तौर पे वीडियो पड़े हुए हैं, जिसमें कि लास्ट ईयर के पूरे प्रश्न कवर्ड हैं, ठीक है। और एक सेशन ऐसा है जिसमें चैप्टर वाइज आपको यूपी स्पेशल मिलेगा कि जो लास्ट ईयर एमसीक्यू उससे रिलेटेड पूछे गए हैं, और उनका जो डिस्कशन है वो सारी चीज़ें कवर्ड हैं। सारी चीज़ों पे अगर फोर्स करेंगे, इन्हीं सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए, तो आपके यूपी स्पेशल के जितने भी प्रश्न आएंगे वो लगभग हो जाएंगे, उसमें छूटने की संभावना बहुत कम होगी, ठीक है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, यूपी स्पेशल का जो पर्टिकुलर वीडियो पड़ा है या यूपी स्पेशल के जो सेशंस पड़े हैं उनको आप देखिए और उनसे लाभ उठाइए, ठीक है। तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा इसके लिए हमें प्लीज़ कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।